हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे प्रगुहा की या सीलोम की। तो सीलोम या प्रगुहा क्या होता है वो देखते हैं। जो हमारा शरीर होता है इसके सबसे बाहर की जो लेयर होती है, ये वाली जो लेयर होती है शरीर की, ये ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं शरीर भित्ति। और जो हमारा मुख होता है, जो आगे जाके पूरा पाचन तंत्र बनाता है, तो हमारा जो मुख हुआ है, ये जो ट्यूबुलर संरचना है, ठीक है, जो आगे हमारा पाचन तंत्र बनाती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? जो हमारे पाचन तंत्र को बनाती है, इसको बोलते हैं आहार नाल। ये जो ट्यूबुलर संरचना है, इसको क्या बोलते हैं? आहार नाल, ठीक है। तो शरीर भित्ति और आहार नाल के बीच की जो डिस्टेंस होती है, शरीर भित्ति और आहार नाल के बीच की ये जो डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं गुहा। गुहा या फिर इसे कहा जाता है सीलोम। गुहा और सीलोम थोड़ा स्पेसिफिक शब्द है, पर ये जो बीच की डिस्टेंस होती है शरीर भित्ति और आहार नाल की, इसको बोलते हैं गुहा। अगर यह गुहा जीवों में पाई जाती है अगर ये गुहा जीवों में पाई जाती है तो उन्हें गुहीय जीव कहते हैं। और अगर यह गुहा जीवों में नहीं पाई जाती, ठीक है, तो उन्हें अगुही जीव कहते हैं। जो अगुही जीव है उसका उदाहरण क्या है? अगुही जीव का उदाहरण है प्लेटीहेल्मिन्थीस। और इसलिए ये जो वर्गीकरण का महत्वपूर्ण आधार है, ये जो गुहा होना जीवों में वर्गीकरण का महत्वपूर्ण आधार है। अब हम बात करते हैं एक और चीज़ की। जब गुहा एक लेयर से कवर रहती है, मतलब कि ये जो गुहा है जब एक लेयर से कवर होती है, ये जो खाली स्थान है जब एक लेयर से कवर होती है, माना कि ये गुहा के दोनों तरफ एक लेयर है, इस तरफ भी एक लेयर है, इस तरफ भी एक लेयर है, ठीक है। तो इस तरह का जब संरचना देखने को मिलती है, तो ये जो लेयर जनरली जो होती है, जो गुहा को कवर करती है, इसको बोलते हैं मीसोडर्म या मध्य त्वचा। जब गुहा मीसोडर्म से कवर होती है तो उसे कहा जाता है देह गुहा या प्रगुहा। और देह गुहा युक्त जीवों को प्रगुही प्राणी कहते हैं। या जो गुहा मीजोरम से ढकी रहती है उसे कहा जाता है प्रगुहा। और प्रगुहा वाले प्राणी को प्रगुही प्राणी कहते हैं। और इसका उदाहरण क्या है? प्रगुहा वाले प्राणियों के उदाहरण है एनिलीड, मोलस्क और ऑर्थ्रोपोड, इकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेट तथा कॉर्डेट। ये सब प्रगुही प्राणियों के उदाहरण हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ जीव जो होते हैं उनमें गुहा मीजोडर्म से आच्छादित नहीं होती, मीजोडर्म से ढकी हुई नहीं होती है। और जो मीजोडर्म होती है वो अर्थात मध्य त्वचा जो होती है, बाह्य एवं अंतर त्वचा के बीच बिखरी हुई थैली के रूप में देखने को मिलती है। जब मीजोडर्म बिखरी हुई थैली के रूप में देखने को मिलती है तो इसे बोलते हैं कूट गुहिक। इसका उदाहरण है कूट गुहिक का उदाहरण है क्या? उदाहरण है एस्केल्मिन्थीस, ठीक है, एस्केल्मिन्थीस। और इसकी संरचना देखें तो कैसी दिखती है, ठीक है। ये होती है जो बाहर की लेयर होती है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेयर होती है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेयर होती है, ये बाह्य त्वचा रहती है। और अंत त्वचा जो रहती है उसकी लंबाई इतनी रहती है, ऐसी दिखेगी अंत त्वचा। बाह्य त्वचा देख ली, अंत त्वचा देख ली, लेकिन जो मध्य त्वचा है, मीजोडर्म है, वो जो है इस बार बिखरी हुई है। ये बिखरी हुई जो है ये मीजोडर्म है, ये बिखरी हुई मीजोडर्म है, लेकिन ये एक थैली के रूप में पाई जाती है। अभी हमने जो बात की कूट गुहा की, जिसमें मीजोडर्म थैली के रूप में होती है, उसी की ये संरचना है। यहाँ पे मीजोडर्म हमें थैली के रूप में देखने को मिल रही है। और जो बीच में प्रगुहा थी, ये यहाँ पे जो खाली स्पेस है, जो बीच में खाली स्पेस है, वहाँ पे
जो गुहा है बीच में, ठीक है, वो अब कवर्ड नहीं है, ठीक है, मेसोडर्म से कवर्ड नहीं है। जब इस तरह की स्थिति होती है, गुहा मेसोडर्म से कवर्ड नहीं होती और जो मेसोडर्म होती है वो थैली की जैसी रचना के रूप में देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस तरह की सीलोम को, इस तरह की गुहा को कूटगुहिक कहते हैं, जिसमें गुहा तो होती है पर वो मेसोडर्म से कवर्ड नहीं होती। उसके बाद हम बात करते हैं एक और संरचना की, बाह्य, जिसमें फिर हम देख लेंगे कि बाह्य त्वचा कौन सी होती है। ये बाह्य त्वचा हो गई, ठीक है, और या इसको बोलते हैं एक्टोडर्म, ठीक है। बाह्य त्वचा हो गई। अंदर की त्वचा कौन सी हो गई? अंतत्वचा। अंतत्वचा ये वाली अंतत्वचा हो गई, ठीक है, ये अंतत्वचा हो गई। अच्छा, मेसोडर्म कौन सी हो गई? मेसोडर्म जो रहेगी बाह्य त्वचा और अंतत्वचा के बीच में होती है। तो यहाँ पे दो संरचना दिख रही है, मेसोडर्म दो भाग में बटी हुई दिख रही है। ये एक तो ये, और दूसरी जो है ये वाली लेयर, ठीक है। तो मेसोडर्म दो भाग में बटी दिख रही है और उसके बीच में हमको एक क्लियर गुहा दिखने को मिलती है। ये गुहा देखने को मिलती है, क्लियर गुहा, ठीक है। तो इस तरह जब मेसोडर्म में गुहा देखने को मिलती है, यहाँ पे ये जो स्पेस देखने को मिल रही है, इस स्पेस को ही हम प्रगुहा कहते हैं, ठीक है। जब मेसोडर्म में गुहा देखने को मिलती है तो उसे प्रगुहा कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, जब गुहा मेसोडर्म से आच्छादित होती है तो इस तरह की, इस तरह के जो गुहा होती है उसे प्रगुहा कहते हैं, और इस तरह के प्राणियों को प्रगुही प्राणी कहते हैं। और मेसोडर्म इसमें हमें दिखेगी जो कि गुहा को दोनों ओर से कवर करती है। मेसोडर्म अंतत्वचा और बाह्य त्वचा के मध्य में पाई जाती है, ठीक है। तो ये प्रगुहा के बारे में हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं आगे की टॉपिक की। आगे हम देखने वाले हैं एक और संरचना के बारे में। ये हो गई फिर से बाह्य त्वचा हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है। ये बाह्य त्वचा, और ये सेल थोड़ी ऊपर तक आती है। मैंने चित्र में थोड़ा नीचे तक बनाया, लेकिन ये अच्छे खासे स्पेस नहीं देती इतनी, अच्छा कवर करती है, ठीक है। तो ये बाह्य त्वचा हो गई, ये बाह्य त्वचा हो गई, ठीक है। और इसके बाद इसमें मध्य त्वचा होगी और आंतरिक त्वचा होगी। सबसे पहले आंतरिक त्वचा को देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आंतरिक त्वचा। ये पूरी लेयर जो है आंतरिक त्वचा की रहेगी, ठीक है। और उसके बाद इन दोनों के मध्य में जो होगी वो मध्य त्वचा होगी, मध्य त्वचा या मेसोडर्म, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं मध्य त्वचा की। ये है मध्य त्वचा या मेसोडर्म, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे मध्य त्वचा में कोई गुहा नहीं दिख रही। यहाँ पे मध्य त्वचा में हमको कोई भी गुहा नहीं दिख रही। यहाँ पे कोई गुहा नहीं दिख रही। यहाँ पे ना तो मध्य त्वचा दो भागों में बटी है। तो जब हमें कोई गुहा नहीं मिलती तो उस कंडीशन को, उस स्थिति को बोलते हैं, ठीक है, हमें गुहा नहीं मिल रही है तो उस तरह की स्थिति को बोलते हैं अगुही, और वो प्राणी कहलाएगा अगुही प्राणी, ठीक है। तो हमने गुहा के रूप में पढ़ा, गुहा के बारे में पढ़ा, जो कि एक मौलिक गुण होता है वर्गीकरण के समय। अब हम बात करते हैं एक और मौलिक गुण की, उसका नाम है खंडी भवन। खंडी भवन, या जिसको कहा जाता है सेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है कि जीव जो होता है उसकी संरचना में खंड देखने को मिलती है। ये जीव है तो उसके बॉडी में, उसके शरीर में ऐसे खंड देखने को मिलते हैं, ठीक है। और हर खंड में हमको एक अंग देखने को मिलता है। हर खंड में अंग की, विशेष अंग की पुनरावृत्ति देखने को मिलती है। तो इस तरह का जब स्थिति होती है तो उसे बोलते हैं खंडी भवन, ठीक है। और इसमें उदाहरण हम देख लेते हैं केचुआ। इसमें उदाहरण है केचुए, ठीक है। और केचुए में जो खंडी भवन होता है वो किस प्रकार का होता है? विखंडी खंडी भवन होता है। और ये अवस्था क्या कहलाती है? ये एक अवस्था कहलाती है विखंडावस्था, ठीक है, विखंडावस्था, ठीक है। अब हम जाते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है पृष्ठरज्जु। पृष्ठरज्जु नाम से क्लियर होता है कि इसमें पृष्ठ शब्द है और रज्जु पाई जाती है, ठीक है। पृष्ठ पे रज्जु पाई जाती है, ठीक है। ये होते क्या है पृष्ठरज्जु? पृष्ठरज्जु एक छड़ के समान रचना होती है।
रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, शलाका जैसी रचना है, ठीक है। और पृष्ठरज्जु को दूसरा नाम सॉरी पृष्ठरज्जु को दूसरा नाम कहते हैं नोटोकॉर्ड, ठीक है। और ये कहाँ से डेवलप होता है पृष्ठरज्जु? तो ये मध्य त्वचा या मेसोडर्म से डेवलप होता है। और जैसा कि हमने देखा कि पृष्ठ नाम है इसमें, तो ये भ्रूणी परिवर्तन में जब विकास होता है तो कहाँ बनता है? पृष्ठ सतह पे बनता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं जिनमें ये पृष्ठरज्जु पाई जाती है। पृष्ठरज्जु युक्त जीवों को क्या कहा जाता है? उनको बोला जाता है रज्जुकी कॉर्डेट, और रज्जुकी या फिर कॉर्डेट। और पृष्ठरज्जु रहित या जिसमें पृष्ठरज्जु एब्सेंट होती है उस तरह के जीव को क्या कहा जाता है? उस तरह के जीव को कहा जाता है अरज्जुकी या नॉन कॉर्डेट, ठीक है। जिनमें होगी पृष्ठरज्जु उसे रज्जुकी, और जिनमें नहीं होगी उन्हें अरज्जुकी कहा जाता है। सॉरी। उसके बाद हम और आगे का पॉइंट देखते हैं, प्राणियों का वर्गीकरण किस आधार पर करते हैं। वो आधार के बारे में हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन से आधार होते हैं जी? मौलिक गुणों पर, मौलिक लक्षणों पर हम प्राणी को वर्गीकृत करते हैं। कौन कौन से मौलिक लक्षण होते हैं? तो ये मौलिक लक्षण होते हैं: कोशिकीय स्तर, सममिति, द्विकोरिक तथा त्रिकोरिक संगठन, प्रगुहा, खंडी भवन, पृष्ठरज्जु। ये सब जो है मौलिक गुण है जिनके आधार पर जीवों को वर्गीकृत करते हैं, ठीक है। तो हम देख भी लेते हैं कैसे वर्गीकृत करते हैं। ये प्राणी जगत के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसको एनिमलिया किंगडम भी कहते हैं। और ये यहाँ पे जितने भी जीव होते हैं वो बहुकोशिक होते हैं। अब इसके संगठन के स्तर देखते हैं, ठीक है। इसमें संगठन के स्तर से किस तरह से हम वर्गीकरण में मदद करता है। कोशिकीय स्तर का संगठन होता है और दूसरा होता है ऊतक, अंग और अंग तंत्र के स्तर का संगठन। जब हम कोशिकीय स्तर के संगठन की बात करते हैं तो इसमें सीधा जीवों का एक समूह देखने को मिलता है जिसको कहते हैं पोरीफेरा, ठीक है। पोरीफेरा में क्या होता है? कोशिकीय स्तर का संगठन देखने को मिलता है। जब हम बात करते हैं ऊतक या अंग तंत्र के स्तर का संगठन, तो उसमें क्या होता है? फिर हमें दो तरह की समिति देखनी पड़ती है। एक होती है द्विपार्श्व समिति, एक होती है अरीय समिति और दूसरी होती है द्विपार्श्व समिति। तो इसमें जो अरीय समिति वाले जीवधारी हैं उनका समूह आता है क्या क्या? नाइडेरिया, सिलेंटोरेटा, टीनोफोरा, ठीक है। ये समूह जो होते हैं अरीय समिति वाले होते हैं। और दूसरा द्विपार्श्व समिति वाले जीव जिनमें भी ऊतक अंग या अंग तंत्र स्तर का ऊतक अंग या अंग तंत्र स्तर का संगठन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरह के संगठन में हम द्विपार्श्व समिति वाले जीवों को समूह देखें तो उसको देखने के लिए फिर उसमें फिर एक आधार आता है गुहा का आधार। अगर गुहा नहीं है तो अगुही प्राणी, अगर गुहा में हमें मेसोडर्म ग्रुप में या थैले के रूपी रचना में देखने को मिलती है तो उसे कूट गुहा कहा जाता है। और अगर गुहा है और सत्य गुहा है तो उन्हें गुहीय प्राणी कहते हैं, गुहीय प्राणी कहते हैं, सत्य गुहा युक्त प्राणी। तो इस तरह से तीन ग्रुप बनते हैं द्विपार्श्व समिति में। और इसमें अगुही प्राणी का समूह है प्लेटी हेलमिंथीस और कूटगुही प्राणियों का समूह है एस्के हेलमिंथीस और सत्य गुहा या गुहीय प्राणियों का समूह है। तो इसमें कई उदाहरण आते हैं जैसे कि एनेलीड, ऑर्थोपोडा, मोलस्क, इसके बाद इकाइनोडर्म, इसके बाद हेमिकार्डेटा या अर्धरज्जुकी जीव, ठीक है। इसके बाद कॉर्डेटा समूह और या फिर रज्जुकी भी कहते हैं। तो इस तरह के समूह जीवों का समूह आता है सत्य गुहा के आधार पर। और एक चीज़ और इसमें पॉइंट है कि जो इकाइनोडर्मेटा है इसमें कुछ खास बात होती है। खास बात यही है कि इसमें दोनों तरह इसके जीवन चक्र में दोनों तरह की समिति देखने को मिलती है इकाइनोडर्मेटा में। इकाइनोडर्मेटा का जीवन चक्र की अवस्था अनुसार इसमें दो समिति पाई जाती है, अरीय और द्विपार्श्व समिति। इस वजह से ये थोड़ा सा एक अलग उदाहरण भी हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि प्राणियों के वर्गीकरण में किस तरह से मौलिक गुण मदद करते हैं और एक अच्छी तरीके से हम वर्गीकरण को समझ पाते हैं उनके मौलिक गुणों के आधार पर। अगला पॉइंट देखते हैं हम पोरीफेरा के बारे में। पोरीफेरा जो होता है ना, ये संघ, पहला संघ हम पढ़ने जा रहे हैं पोरीफेरा। तो इसमें मुख्यतः क्या आता है? इसमें मुख्यतः स्पंज आते हैं, ठीक है। और पोरीफेरा में जो जीव आते हैं जैसे स्पंज आते हैं वो कहाँ कहाँ जीवित रहते हैं, कहाँ कहाँ ये अपना इनका वासस्थान लवणीय होता है और ये असममिति दिखाते हैं, मतलब एसिमेट्री दिखाते हैं। इनका
केंद्र से गुजरने वाली कोई भी रेखा उन्हें दो समरूपों में नहीं बांटती, जैसा कि पहला हम देख चुके हैं सममिति में। और अब हम बात करते हैं ये आद्य बहुकोशिक होते हैं, मतलब आद्य मतलब पुराने वाले बहुकोशिकीय जीव है। तो सबसे पहले जो बहुकोशिकीय जीव देखे गए वो संघ पोरिफेरा में आते हैं। अच्छा, इसमें संगठन का स्तर कैसा होता है? कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है। और इनमें क्या सिस्टम पाया जाता है? इनमें जल परिवहन तथा नाल तंत्र या कैनाल सिस्टम पाया जाता है। अच्छा, ये जीवधारियों में जल कैसे संचरित होता है? जो जल होता है ना, इनमें एक छोटे पोर होते हैं। ये छोटे छोटे पोर जो होते हैं ना, जिसको हम कहते हैं ऑस्टिया। इस छोटे पोर से जो जल है ना वो इंटर करता है, जल इन पोर से इंटर करता है, ठीक है। और जिस गुहा में ये पहुंचता है, ये पूरी की पूरी कैविटी जिसमें ये पहुंचता है जल, उसको बोलते हैं केंद्रीय स्पंज गुहा या स्पॉन्जोशील, ठीक है। तो केंद्रीय स्पंज गुहा में जल पहुंचता है या स्पॉन्जोशील में जल पहुंचता है। इसके बाद ये जल जो है ना एक बड़े छिद्र से, बड़े रंध्र से बाहर निकलता है, ठीक है। ये बड़ा रंध्र जो है इसको एक नाम देते हैं, और ये बड़ा रंध्र का नाम क्या होता है? इसका नाम है ऑस्कुलम, ठीक है। और ऑस्कुलम से होता हुआ जल बाहर निकल जाता है। अब क्या होता है कि ये इनका जनरल प्रोसेस होता है जल परिवहन। इस दौरान में क्या होता है कि जैसे जल इनके शरीर के भीतर जाता है जल परिवहन के रास्ते से, तो क्या क्या जमा होता है? भोजन जमा होता है, ये श्वसन भी इसी विधि से कर लेते हैं, और अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करने का भी इनका ऐसा ही पात्र रहता है। तो इस तरह से ये जल परिवहन इनकी जीवन में इतनी बड़ी भूमिका निभाता है। अब हम बात करते हैं इसके उदाहरण। तो इसके उदाहरण क्या है? इसके उदाहरण है साइकन या साइफा। हाँ जी। अच्छा, ये दिखते कैसे? ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और इनमें भी छोटे छोटे रंध्र देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे इनमें रंध्र देखने को मिलते हैं, ठीक है। और कुछ बड़े रंध्र भी होंगे, तो इसमें भी वाटर सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना साइकन या साइफा। और दूसरी बात, दूसरा उदाहरण जो है वो कौन सा है? दूसरा उदाहरण है यू स्पांजिया। अच्छा, ये फैला हुआ सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और ये एक सतह से या सबस्ट्रेटम से जुड़ा रहता है, ठीक है। और इसकी संरचना हमने जैसे देखा कि फैली हुई सी संरचना होती है ऐसी, ठीक है। और उसमें छोटे छोटे और बड़े बड़े रंध्र देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो कि वही जल परिवहन का काम करते हैं। उसके बाद अगला उदाहरण देखें तो इसमें अगला उदाहरण आता है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला जो होता है ये थोड़ा सा लंबा सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है इतना, ठीक है। और इसमें आउट ग्रोथ देखने को मिलती है, आउट ग्रोथ देखने को मिल रही है, ठीक है। और ठीक है, और इसमें एक स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है, बड़े रंध्र भी देखने को मिलते हैं, छोटे रंध्र भी देखने को मिलते हैं। ये कुछ कुछ आइज़ जैसे देखने को, आँखों जैसे देखने को मिलते होते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअल में आँखें नहीं होती, क्योंकि जैसा हमने पढ़ा है जो स्पंज होते हैं ये क्या होते हैं? कोशिकीय स्तर इनमें पाया जाता है, अंग स्तर नहीं पाया जाता है। इस तरह से ये इनमें आइज़ नहीं होती है, ठीक है। ये इनके रंध्र होते हैं जिसके द्वारा वो अपने भीतर जल का परिवहन करते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि इनमें आँखें नहीं होती, वो कोशिकीय स्तर का संगठन दिखाते हैं। ना तो इनमें अंग होगा ना अंग तंत्र होगा, कोशिकीय स्तर का संगठन दिखाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, अगले पार्ट की। अच्छा, आगे के जो पॉइंट्स हैं हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।